ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। नमस्कार सभी सुनने वालों को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में जो है अब तक कुल टीकाकरण की बात की जाए तो 2,56,90,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। ये है देश में कोविड टीके को लेकर वर्तमान स्थिति। और अगर हम बात करें कि दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में फिलहाल कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी ही नजर आ रही है। जो खबर हमारे पास है उसमें 400 नए मरीजों का पता चला है पिछले 24 घंटे के दौरान। और अगर हम बात करते हैं कि 16 जनवरी से अब तक पहले 53 दिन में भारत ने 2,56,90,000 ये खास खबर है जो टीके लगाए जा चुके हैं। और स्वस्थ होने की जो दर है वो 96.92% पर पहुंच गई है। ये तो है देश की इस समय वर्तमान स्थिति की क्या कुछ चल रहा है कोविड टीकाकरण और कोरोना को लेकर। इसके अलावा आज विश्व गुर्दा दिवस यानी विश्व किडनी दिवस है और गुर्दे के रोगों से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है। कार्यक्रम की हम शुरुआत आज इसी से करेंगे। डॉक्टर धमीजा हमारे साथ हैं। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर धमीजा, आप लगातार हमारे इस कार्यक्रम में आते रहते हैं और लोगों को सलाह देते रहते हैं कि वो खास ख्याल रखें विशेषकर कोरोना से। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दो लोगों में एक लैकिंग है, नहीं समझ पा रहे हैं। और जहां तक हम दिल्ली की स्थिति की बात करें तो दिल्ली में भी संक्रमण के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली के लोगों को। नवीन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि निरंतर संख्या में वृद्धि हो रही है और अभी की संख्या मुझे बताया गया है कि 400 से ऊपर जो है पिछले 24 घंटों में केसेज आए हैं, जो पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा संख्या है। तो ये एक चिंता का विषय है। और मैं देखता हूं कि हॉस्पिटल्स में जैसे हम लोग जाते हैं, मरीज देखते हैं, वहां पे भी बहुत भीड़ और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इतना अच्छे से नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए। और लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। शायद उनको लगता है कि कोविड चला गया है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। अभी कोविड पैंडेमिक है, हम पैंडेमिक के बीच में हैं और अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की उतनी ही आवश्यकता है जितनी 2 महीने पहले या 6 महीने पहले थी। वैक्सीन आई जरूर है, लेकिन वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड को जाने में अभी भी समय लगेगा और तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग इस जिम्मेवारी को समझें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो है उसको जारी रखें, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो, चाहे वो मास्क पहनना हो। दिल्ली के साथ साथ में और भी चिंता का विषय है कि महाराष्ट्र में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में इस समय आधे से ज्यादा केसेस जो इंडिया के हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सभी एक संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई जो है या लोग जो है इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, या उतना या तो कोविड फैटीग आ गई है या वैक्सीन के आने से लोग लापरवाह हो गए हैं। लेकिन मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों को ये अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों जारी रखें। यही इस समय वैक्सीन के साथ साथ हमें इस पैंडेमिक से निजात पा सकते हैं हम। तो बहुत जरूरी है इसी बिहेवियर को जारी रखें। और दिल्ली की डेफिनेटली संख्या बढ़ रही है, चिंताजनक है। और दूसरे स्टेट्स में जैसे मैंने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब की बात की, तो वो भी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। इसको मद्देनजर देखते हुए हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है जारी रखना चाहिए। जी, महाराष्ट्र की आपने अब बात करी तो हम अपने सुनने वालों को अपडेट दे देते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड रोकथाम को लेकर यदि थोड़ी बहुत लापरवाही बरती गई और आदतों में सुधार नहीं हुआ तो सरकार कई क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा सकती है। ये खबर आ रही है। डॉक्टर धमीजा, गुर्दा दिवस है आज, विश्व किडनी दिवस है। गुर्दे के रोगों के लिए कोरोना वैक्सीन कितना जरूरी है? देखिए नवीन जी, जितने भी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या डायबिटीज की वजह से किडनी डिजीज हो, किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश में डायबिटीज है। और किडनी की डिकम्पनसेशन होना या किडनी की बीमारी होना में जो
मरीज है वो कोरोना से ज्यादा ग्रस्त हो सकता है या बीमारी गंभीर हो सकती है। तो इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस में वैक्सीन का लगना बहुत जरूरी है, ऐसे ही जो किडनी की बीमारियां हैं, जो आज हम विश्व गुर्दा दिवस मना रहे हैं और लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं गुर्दे की बीमारियों के बारे में, तो उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको गुर्दे की बीमारी है और इलाज चल रहा है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि अगर आपको कोविड होता है तो सीरियस हो सकता है। इसलिए वैक्सीन से आप अपने कोविड होने का बचाव कर सकते हैं और जान भी बचा सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, आप मस्तिष्क के रोगों से संबंधित डॉक्टर हैं। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि अल्जाइमर और मस्तिष्क के रोगों से संबंधित जो रोगी हैं उनमें टीकाकरण कितना लाभदायक है और उनके लिए कितना जरूरी है? ये जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं या डिमेंशिया के जो डिफरेंट प्रकार हैं, चाहे वो अल्जाइमर्स का आपने बात किया या वेस्कुलर डिमेंशिया या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, बहुत सारे डिमेंशिया के कारण होते हैं। सबसे कॉमन अल्जाइमर्स है, जैसे आपने बताया। इन लोगों में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहती है कि इनको इनसाइट नहीं रहती है, इनको अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा खबर नहीं रहती है, या ये जो है गफलत में रहते हैं। तो उनको जो उनके केयर गिवर्स हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, अगर वो पेशेंट्स को ले जा सकते हैं तो उनको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है जितने बाकी लोगों के लिए। अल्जाइमर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं लग सकती है या आप कोविड की इन्फेक्शन नहीं हो सकती है। सो बहुत सारे अल्जाइमर्स के लोग ऐसे होते हैं जो मेंटल फैकल्टीज में उनकी कॉम्प्रोमाइज रहती हैं, लेकिन फिजिकली ठीक रहते हैं, चलते फिरते हैं। तो ऐसे लोगों को रिस्क रहता है कि दूसरे लोगों से कांटेक्ट में ना आ पाए, तो इसलिए जो उनको वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं। पिंक नगरी यानी गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान से रामू यादव हमसे जुड़ चुके हैं। रामू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ, जैसे हम लोग नेत्रहीन हैं जी, हम लोग जा नहीं सकते, हमको टीका लगवाने की इच्छा हम घर से, तो हमको कैसे लगाएंगे, कौन हमारा लगाएगा, हम लोग कैसे पहुँचे? हम जैसे आदमी, उम्र मेरी 83 साल की है। जी डॉक्टर, ऐसे बहुत से दिव्यांग लोग हैं जो कुछ दृष्टिहीन है या दिव्यांग हैं, क्या उनको वैक्सीन लगवाने के लिए कोई विशेष सुविधा दी जा रही है? इनकी दो इश्यू जिन्होंने बताए, एक तो इनकी उम्र जो है 83 है या 83 है, और दूसरा ये दिव्यांग है, नेत्रहीन है। तो ऐसे लोगों को सुविधाएं में दी गई हैं। कुछ वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसी स्थिति है कि ये किसी के साथ जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। अभी तक ऐसा मुझे नहीं कि वैक्सीन इनके घर पे लगाई जाए, ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता और लगवानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल है लगाने का। आपकी पर्टिकुलर डिटेल्स, आपकी कोमॉर्बिड कंडीशंस, आपकी फिजिकल कंडीशंस, उसके बाद आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी आधा घंटा हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। तो इसलिए वैक्सीन सिर्फ हॉस्पिटल में ही लगती है, वैक्सीन डेजिग्नेटेड सेंटर्स में ही लगती है, और इनको किसी की मदद लेकर जाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी डॉक्टर, क्या भविष्य में इस तरह की योजना हो सकती है या अभी कोई ऐसी योजना है, जैसे वेलफेयर एसोसिएशंस होती है, रेजिडेंशियल RW हैं, या सोसाइटीज की जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो मिलकर एक कैंप लगा लें 2, 3 या 4 सोसाइटीज का और वहां पे टीकाकरण किया जा सके? ये एक पॉलिसी डिसीजन है, और वैक्सीनेशन सेंटर बनाना, उसमें मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। और अभी तक सरकार ने जो डेजिग्नेटेड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं वो उनमें सभी सुविधाओं का जो है दिए गई हैं, चाहे वो माइनर रिएक्शंस की बात हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन की बात हो। तो ये एक स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक ईयर मार्क जगह है, जहाँ पे सुविधाओं के साथ साथ जो है वैक्सीनेशन, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें हैं देखनी। तो ये अभी तक ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा या होने वाला है। यही है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को जिनको मदद की जरूरत है उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाएं, वहां पे पहुंचाएं और फिर वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर, हमने एक बाह में टीका लगा लिया है, दोबारा क्या उसी बाह में टीका लगाने की जरूरत होगी या हम दोनों में से किसी भी जगह बाह में टीका लगा सकते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन का एक प्रोटोकॉल है कि किस मसल में लगना है, डेल्टॉइड मसल जैसे हम कह रहे हैं, और जो आर्म में जो डेल्टॉइड मसल है वहां पे लगता है, और उसकी जो है टेक्निक है और बड़ा सिंपल सा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लेफ्ट में लगाया जाए या राइट में लगाया जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों डोजेज लगवाई जाएं और 4 हफ्ते के अंतराल में लगाई जाएं। दोनों वैक्सीन बड़ी सेफ हैं, और जैसे ही आपका नंबर आए आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, और चाहे लेफ्ट में लगवाएं चाहे राइट में लगवाएं। जी
आइए अब अपने अगले श्रोता बुल्लू पटनायक जी का सवाल जानते हैं। ये हमें उड़ीसा से फोन कर रखे हैं। पटनायक जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी नमस्कार। माय नेम इज बुल्लू पटनायक, केओंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैपिड एंटीजन टेस्ट? डॉक्टर, रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में ये जानना चाहते हैं। और यहाँ पे मेरी भी एक जिज्ञासा है, कोविड का टीका लगाने के बाद अब हमने पहली और दोनों डोजेस का टीका हमने लगा लिया है, तो क्या उसके बाद हमें एंटीजन टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी? नवीन जी, एंटीजन टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है एंटीबॉडी टेस्ट से जी। सो वैक्सीनेशन का एंटीजन टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। एंटीजन टेस्ट जो है वो आपकी कोविड-19 इन्फेक्शन, जो प्रेजेंट इन्फेक्शन है, उसको डिटेक्ट करता है जी। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है कोविड इन्फेक्शन का, वो रैपिड जो RT-PCR है। और उसके बाद जो है, जब जल्दी जरूरत बहुत आवश्यक है तो पॉइंट ऑफ केयर पे या आपको जैसे एयरपोर्ट है, मेट्रोस में, तो वहां पे भी ये टेस्ट जो है एंटीजन टेस्ट किया जाता है। इसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये एक सब्स्टिट्यूट है RT-PCR टेस्ट के लिए, लेकिन ये एक्टिव इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। जबकि एंटीबॉडीज वाला टेस्ट जो है वो दूसरा टेस्ट है, जो एंटीबॉडीज का मतलब है कि पहले आपको इन्फेक्शन हो चुकी है, पास्ट इन्फेक्शन है, वो देखने के लिए कि क्या आप में उस इन्फेक्शन के होने के बाद बॉडी में इम्यूनिटी आई, एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी। जी। एंटीबॉडी टेस्ट बिल्कुल सेपरेट है। जो आपने सुना होगा सीरो प्रेवलेंस स्टडीज होती हैं जो जानने के लिए कि लोगों में कितना इन्फेक्शन हुआ है, कितने लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं एंटीबॉडी से। इसका मतलब है कि कितने लोग एक्सपोज हो चुके हैं वायरस से और उनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है। जी। जबकि एंटीजन टेस्ट जो है, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या RT-PCR हो, वो आपकी करंट इन्फेक्शन, जो प्रेजेंट इन्फेक्शन है, जो लोग बीमार हो रहे हैं या हुए हैं आज की तारीख में, उसको डिटेक्ट करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट। आइए अब बड़ौद के महेश शर्मा जी का सवाल सुन लेते हैं। महेश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं मालूम करना चाह रहा कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन कब मिल पाएगी? डॉक्टर, बच्चों को कोरोना की वैक्सीन कब तक मिल पाएगी? बहुत अच्छा सवाल है और सभी लोग इसी बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, जो वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में गई हैं और उसके ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं, उनके पब्लिश हुए हैं और इमरजेंसी अथॉराइजेशन अप्रूवल्स मिले हैं, उन सभी ट्रायल्स में बच्चों को नहीं लिया गया था। जी। अभी जो ट्रायल चल रहे हैं उनमें बच्चों को लिया गया है और जब तक उनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं या उनको अप्रूवल नहीं मिलता बच्चों के यूज के लिए, तब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये जो ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें बच्चे भी इंक्लूड हैं, जब उनके रिजल्ट्स आएंगे तो बच्चों में भी वैक्सीन लगने का अप्रूवल आएगा और फिर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जी। डॉक्टर, किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ 1 या 2 महीने पहले, कोरोना से वो ठीक हो गया, अब वैक्सीनेशन के लिए उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वैक्सीनेशन का नंबर भी उसका आ गया है, इस बीच क्या उसको अपने एंटीबॉडीज के टेस्ट कराने चाहिए कि उसमें अगर एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं तो क्या उसको टीका लगाना चाहिए या उसे कुछ रुक के टीका लगाना चाहिए? अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं है कि इंजेक्शन से पहले आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिनको कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है या कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है, तो उनको भी वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की इन्फेक्शन की जो इम्यूनिटी है वो कुछ महीने तक रहती है। अभी तक यही देखा गया है कि 6 महीने तक रहती है। लेकिन अगर किसी को 6 महीने पहले कोविड हुआ या 9 महीने पहले कोविड हुआ, क्योंकि अब हम 12 से 13 महीने हो चुके हैं कोविड को, पैंडेमिक को शुरू हो रहे, तो उन लोगों में हो सकता है कि एंटीबॉडीज नहीं हो और उनको वैक्सीन की बहुत आवश्यकता हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आपको कोविड हो चुका है तो हो सकता है कि पहले दूसरों को इंजेक्शन लगने दें, क्योंकि आपको तो शायद फिर भी इम्यूनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आपको 6 महीने से पहले कोविड हुआ है तो आपको इमीडिएटली लगवा लेना चाहिए जब भी आपका नंबर आए। आइए अब चूरू से ओम प्रकाश जी के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। हाँ, मैंने 1 मार्च को लिया था ये कोविड का टीका लिया था यहाँ पर रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट के टीम हॉस्पिटल। तो वो 4 सप्ताह का बोला, तो मुझे आंखों का ऑपरेशन कराना, तो 6 सप्ताह से ले सकता हूँ क्या? डॉक्टर, पहला डोज ये ले चुके हैं, दूसरा डोज इनको 4 हफ्ते के बाद लेना है। इस बीच ये क्या आंखों का ऑपरेशन करा सकते हैं क्या? देखिए, 2 डोजेज के अंतराल का जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, वो 4 से 6 हफ्ते का है। और ये अगर ये इंजेक्शन लगवाकर ऑपरेशन कराएंगे, अगर इमरजेंसी नहीं है, जैसे कैटरेक्ट है या सफेद मोतिया है, तो अगर वेट कर सकते हैं तो ये इंजेक्शन लगवाकर ही जाएं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाना
और फिर एक्सपोजर दूसरों के साथ अपना भी होना, तो बेहतर यही कि अगर आप प्रोटेक्टेड हैं और फिर सर्जरी कराते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो फिर आप करवा सकते हैं। जी डॉक्टर, अगर ये इमरजेंसी सर्जरी कराते हैं और फिर इनका जो डेट दी गई है उससे या 1 या 2 दिन या हफ्ता ऊपर हो जाता है तो क्या वो टीका ले सकते हैं? ये 4 से 6 हफ्ते का अंतराल जो है वो यही है, लेकिन सभी लोग जो अभी सबको हिदायत दी गई है वो 4 हफ्ते की है। अगर किसी कारणवश आप नहीं 4 हफ्ते में लगवा सकते हैं तो जब भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी आपको ठीक उचित लगे आप जाके करवा सकते हैं। जी आइए अब बेंगलुरु चलते हैं, वहां से श्रीकांत जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, और आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मुझे 3.5 साल पहले बहुत सीवियर एस्थमा का अटैक हुआ था और जान पे बन गई थी। डॉक्टर ने कहा 2 दिन से ज्यादा बचना मुश्किल है। उस स्थिति में मुझे 3,500 mg का वाइसोलोन दिया गया 3 महीने तक, तब मैं कोई तरह से बचा। अभी क्या मुझे टीका लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा अटैक आया हुआ है 3 साल पहले। धन्यवाद, जय हिंद। डॉक्टर धमीजा, जिन लोगों को एस्थमा है या एलर्जीज हैं और जो स्टीरॉइड्स पे चल रहे हैं, जैसे इन महानुभाव ने बताया, तो इनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स बोलते हैं। तो इनको अपनी पूरी जानकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर देनी चाहिए कि कौन सी वैक्सीन जो है वहां पे लग रही है, और उसी हिसाब से इनको बताया जाएगा कि आपकी जो एलर्जी की हिस्ट्री के हिसाब से आपको वैक्सीन कब लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, या आपको इंतजार करना चाहिए, या जो है वैक्सीन लग सकती है तो किस स्थिति में लग सकती है। तो ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं दोनों वैक्सीन की, कोवैक्सीन की भी और कोविशील्ड की। तो आपका जो वहां पे जाकर ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको किस चीज से एलर्जी है और एस्थमा के लिए आप ये दवाई ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको डिसाइड करके बताया जाएगा। आइए मध्य प्रदेश के नीमच से अरविंद जी की जिज्ञासा जान लेते हैं। अरविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ सर, मैं केसरपुरा तहसील जावद जिला नीमच मध्य प्रदेश से अरविंद बैरागी बोल रहा था। जी कहिए। और मैं ये जानना चाहता सर, मेरे बड़े भैया की उम्र है +70। तो उनको डायबिटीज तो है, हालांकि कंट्रोल में रहती है, लेकिन इसके साथ सर उनको गाजर घास की इस प्रकार की स्किन एलर्जी है, ताकि वो मतलब खुजली चलती रहती है उनके, तो उनको वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं? डॉक्टर, 70 साल से ज्यादा उम्र के इनके भाई हैं, डायबिटिक हैं और स्किन की एलर्जी भी है इनको, ये जो बता रहे हैं, क्या इनको वैक्सीन लेना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज है और 10 साल से ज्यादा है तो वो तो प्रायोरिटी ग्रुप में आते हैं, चाहे वो 45 से ऊपर हो। ये तो 70 वर्ष के हैं। हाँ। तो इनको तो बिल्कुल लगनी चाहिए। जहां तक स्किन एलर्जी की बात है, हाँ। तो इनको डिटेल जाके बतानी पड़ेगी। और दोनों वैक्सीन का, क्योंकि एक कोवैक्सीन जो है क्लिनिकल ट्रायल मोड में है और इनको साइन करने पड़ते हैं कंसेंट फॉर्म पे आज की तारीख तक, तो हो सकता है कि कोवैक्सीन के लिए इनको शायद मना किया जाए। लेकिन दूसरी वैक्सीन अगर लग रही है तो वहां जाकर ये बताएंगे, तो उस हिसाब से असेस करके इनको बताया जाएगा कि कितनी सीवियर एलर्जी है, कितनी बार इनको हो चुकी है और किस चीज से होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आपको टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आइए अब रामाशंकर बाजपेयी जी के पास चलते हैं, रायबरेली। और जी नमस्कार रामाशंकर जी। सर नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता था कि वैक्सीन लेने के पहले क्या जो है ब्लड प्रेशर वगैरह चेकअप कराना जरूरी है? डॉक्टर धमीजा ये जानना चाहते हैं कि बीपी। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। और जैसे वैक्सीनेशन सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बीपी वाली मशीन के लिए इसके साथ एक जो है वैक्सीनेटर है वहाँ पे, और उनका काम यही है कि आपकी फिजिकल जांच करके आपके बीपी देखें जी। लेकिन अगर आपका बीपी की हिस्ट्री है और आप उसकी दवाई ले रहे हैं तो आपको वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और आप उस श्रेणी में आते हैं, इरिस्पेक्टिव कि आप 45 से ऊपर हैं या 60 से ऊपर हैं, तो वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए अगर आप ब्लड प्रेशर की कोमॉर्बिडिटी कंडीशन से ग्रस्त हैं तो। डॉक्टर, 45 साल से ज्यादा की उम्र है, कोमॉर्बिड है, और एक व्यक्ति है जो 60 साल से ऊपर के जिनको वैक्सीनेशन लग ही रहा है। 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन लेते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाना होगा? ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है कि अगर आपके पास कोमॉर्बिडिटीज हैं और 45 से ऊपर हैं और आप एलिजिबल हैं, तो आप जो 20 कंडीशंस हैं अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आप अपने बीमारी के कागज जो आपकी इलाज चल रहा है डॉक्टर ने लिखा है और उसके साथ दवाइयों की लिस्ट या दवाइयां, और अपने डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट बना हुआ है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, वो आपका डॉक्टर जो है सर्टिफाई करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है और इतने साल से प्रॉब्लम है, वो कागज आप साथ लेकर जाएं, आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ जो साथ में लेके जाएं। और ये 2 चीजें जो है बहुत जरूरी हैं।
और अपने डॉक्टर को या जो वैक्सीनेटर हैं वहाँ पे उनको जरूर बताएं कि आपको क्या क्या दवाई चल रही है और क्या क्या कंडीशन है जी। लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है ताकि आपके एलिजिबिलिटी की जांच की जा सके। तो हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप कोमॉर्बिड है, 45 साल से ज्यादा की उम्र है आपकी, तो आप अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएं कि आपको ये बीमारी है और आप ये दवाइयां लेते हैं। दवाइयों का पर्चा साथ लेके जाएंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, और एक आधार कार्ड अपने साथ जरूर लेकर जाएं। तो नवीन जी, ये साथ में एक डॉक्टर का जो पर्चे की हम जिक्र कर रहे हैं वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है जो ऐप पे भी अवेलेबल है और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है जी। आरोग्य सेतु में भी शायद अवेलेबल है। तो वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, हर एक डॉक्टर को साइन करना होता है जी। तो आरोग्य सेतु से आप वो प्रिस्क्राइब फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से उसको सर्टिफाइड करवाइए, साइन करवाइए और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए। कोविन ऐप पर भी वो उपलब्ध है और कोविन ऐप पर भी ये उपलब्ध है, जैसे डॉक्टर धमीजा बात कर रहे हैं। आइए बाड़मेर चलते हैं, बाड़मेर से सोमाराम जी का सवाल सुनते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं सोमा जी? सर, जानना चाहूंगा कि 60 साल की आयु से अधिक लोग हैं जो यहाँ ग्रामीण में रहने वाले, कुछ लोग डर रहे हैं ताकि भी कोरोना के टीके से कुछ गड़बड़ हो जाएगा या फिर नॉर्मली से सर बुखार टीका दिलवाए उन लोगों को हो रहा है थोड़ा तो दिलवाना सर टीका जरूरी है या फिर ना दिलवा तो चलेगा, ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ सर आपसे। डॉक्टर, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच अभी थोड़ा सा डर बना हुआ है कि भाई कोरोना का टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बुखार आ सकता है या किसी और तरह का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा समझाइए आप। देखिए, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं चाहे वो शहरी क्षेत्र में है, वायरस कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ना कोई बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करता है, ना कोई अमीर गरीब को देखता है। ये किसी को भी लग सकता है, किसी को भी बीमारी हो सकती है। तो वैक्सीन ही एकमात्र इसका तरीका है बीमारी से बचने का भी और आपकी जान बचाने का भी। वैक्सीन सेव लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है और आज से नहीं, ये 40 साल से वैक्सीन दूसरी बीमारियों से भी बचने के लिए, जान बचाने के लिए जो है यूज की जा रही है। और इसके लिए भी कोविड-19 को, पैंडेमिक को खत्म करने और आपकी जान बचाने के लिए वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। अगर आप रिस्क और बेनिफिट देखें तो वैक्सीन ना लगवाने का रिस्क बहुत ज्यादा है और लगवाने का कोई रिस्क नहीं है। मैंने खुद वैक्सीन लगवाई हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, दोनों वैक्सीन सेफ हैं। मामूली सा अगर किसी को एक दिन बुखार हो सकता है, बहुत रेयर केसेज में, तो वो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है जी। आप मामूली दर्द भी हो सकता है, वो किसी भी वैक्सीन के साथ होता है। कोरोना की वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की कमेटी जो है, तो वैक्सीन जिनको लग रही है कोविड-19 की, हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं और मेरे संज्ञान में कोई भी ऐसा सीरियस केस नहीं आया है अभी तक। माइनर प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, कोई इंजेक्शन किसी को भी लगेगा तो उससे हो सकती है और वही इसके साथ है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं आपको फिर अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोई संशय मत रखें। वैक्सीन ना लगवाने का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए उस रिस्क को कम करें, अपनी जान बचाएं, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें और इसलिए वैक्सीन लगवाएं। तो जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन जरूर लगाइए, खुद भी बचिए, परिवार को बचाइए और समाज को भी बचाइए। डॉक्टर धमीजा बार बार यही अपील कर रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश के बिजनौर चलते हैं। आसिफ चौधरी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आसिफ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आसिफ जी? मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि टीका लग जाएगा जिन लोगों को, तो उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी सावधानी के लिए? डॉक्टर, टीका लग गया है, उनकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, कौन कौन सी सावधानियां भी उनको बरतनी चाहिए, ये जानना चाहते हैं। टीका लगने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, आपको वही उचित दूरी बनाए रखनी है और हाथ को बार बार धोना है। टीका लगने के 6 हफ्ते बाद, पहले टीके के 6 हफ्ते बाद, यानी कि पहला टीका फिर दूसरा टीका 4 हफ्ते बाद और उसके भी 2 हफ्ते बाद, तब तक आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है वायरस से। और उसके बाद भी अगर एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो कितने समय पर रहेंगी उसका अभी तक पूरा वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि 12 महीने तक कम से कम रहेंगी। और उसके साथ साथ अभी हो सकता है कि कोविड इन्फेक्शन फिर भी लगे तो फिर आप स्प्रेड कर सकते हैं जी। इसलिए ये वैक्सीन जो है आपकी जान बचाने के लिए है और इसके साथ साथ जो संक्रमण को भी कम करने के लिए है। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और धोना जारी रखें जब तक ये पैंडेमिक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। आइए अब फरीदाबाद से अनवर जी को सुनते हैं। अनवर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। हाँ जी, कहिए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना वायरस का जो हम लोगों को टीका दिया जा रहा है तो मोबाइल पे मैसेज आएगा। अब बहुत सारे लोगों को मैसेज निकालना नहीं आता, देखना नहीं आता या वो उस पर गौर नहीं करते मैसेज पे, तो कैसे पता लगेगा कि हमारा नंबर आ गया, ये जानना है। डॉक्टर, बहुत ही वाजिब सवाल है इनका।
ये मैसेज अगर नहीं निकाल सकते हैं या किसी तरह का ईमेल नहीं पढ़ सकते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि इनका नंबर आ गया है? वैक्सीन लगने के 2 तरीके हैं, या तो आप रजिस्टर करेंगे कोविन ऐप के थ्रू वेबसाइट पर जाकर, या फिर वॉक इन भी है जी। अगर आपको उचित लगता है और आप लगवा सकते हैं, किसी भी दिन आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं अपना आधार कार्ड या आईडी प्रूफ लेकर, और अगर आपके पास मैसेज नहीं भी है और अगर आपने मैसेज मिस भी कर दिया है तो भी आप जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। वॉक इन के लिए अलग से अरेंजमेंट किया गया है ताकि जो लोग आए खुद चलकर उनको भी वैक्सीन लग सके। डॉक्टर, जो लोग वॉक इन करके या खुद जिनका नंबर नहीं आया जाके वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं, उनके लिए क्या कोई अलग टाइमिंग है या उसी टाइमिंग के दौरान टीके लगेंगे उन्हें भी? अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग सब प्रावधान किया गया है। ज्यादातर सेंटर्स में किसी भी समय पर जा सकते हैं, कुछ सेंटर्स में 3 बजे का टाइम रखा गया है। तो मुझे ये लगता है कि सेंटर पे जाके पहले पता कर लेना चाहिए कि वॉक इन का टाइम कौन सा है और उसी समय पर जाकर आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं आपके वैक्सीन लगाने के लिए हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करके जाएं चाहे वॉक इन करके जाएं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हैं, मैसेज को नहीं पढ़ सकते, मोबाइल सेवी नहीं हैं, तो भी आप टीका लगवा सकते हैं। आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाइए, अपने साथ जरूरी कागजात लेके जाइए। अगर वहां पे पॉसिबल हुआ, संभावना हुई तो आपको वैक्सीनेशन हो सकता है, आपको टीका लग सकता है। आइए अब करनाल से संजीव जी को सुनते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरे पिताजी को लगी थी वैक्सीन पिछले वीरवार को, यानी आज 8 दिन हो गए। तो वो दिमाग की दवाई खाते थे पहले से ही, जो कलकत्ता वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है करनाल में। अच्छा जी, अब उन्होंने कुछ दिन दवाई बंद रखी है, कह रहे थे टीका लगवाने के बाद कि भाई पेट में जाना है और पैर में दर्द पहले से ही थी। और उन्होंने कई दिन दवाई बंद रखी है, यानी कुछ टेंशन सी बढ़ गई ज्यादा डैडी की, यानी वैक्सीन लगवाने के बाद। तो अब मतलब क्या किया जाना चाहिए, तो प्लीज इस बारे में एडवाइस किया जाए। भाई दोबारा से दिमाग हुआ, डॉक्टर को भी ये बात बताऊं। जी डॉक्टर धमीजा, बिल्कुल आपसे ही संबंधित सवाल है। बिल्कुल जी। तो इन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद दवाई बंद करने की कोई हिदायत नहीं दी जाती है। दवाई बंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इनको दवाई दोबारा से शुरू करनी चाहिए। जो भी इनकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाएं और बताएं, और उनको दवाई दोबारा से शुरू की जाएगी। दवाई बंद करनी नहीं चाहिए क्योंकि उससे इनको जैसे लग रहा है कि काफी दिक्कत हो रही है टीका लगने के बाद। टीका लगने का और दवाई जारी रखने या बंद करने का कोई संबंध नहीं है। एक रूटीन तरीके से जैसे बाकी दवाइयां बाकी चीजें चलती हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी वही चलती है, एक्सेप्ट इन रेयर केसेस में जब थोड़ा किसी को बुखार हुआ तो एक पैरासिटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। अदरवाइज रूटीन चीजें वैसे की वैसे चलती हैं और इनको दवाई दोबारा से शुरू कर देनी चाहिए। जी डॉक्टर, अब हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संदेश आपका रहेगा देशवासियों के लिए वैक्सीनेशन और कोरोना को लेकर? मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन जो है हमारा भारत का वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। हमें बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट करना है। सरकार अपने बलबूते पर बहुत कोशिश कर रही है कि लोग आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं, और अब हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब लोगों जाकर अब जब भी हमारा नंबर आता है वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन ही एकमात्र साधन है इस पैंडेमिक को खत्म करने का और लोगों को अपनी जान बचाने का और अपने समाज की रक्षा करने का। तो मैं आपसे अपील करता हूं आपके माध्यम से कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें। अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, पंजाब में बढ़ रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि अभी केसेस और भी बढ़ सकते हैं और जिन लोगों को नहीं कोविड हुआ उनको भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सावधानियां जारी रखें और वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर धमीजा, इस विशेष सलाह के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल 9:30 पर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विशेषज्ञ के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई सलाह के साथ। बहरहाल मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।